अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा। और अभी तक हमने थर्मल एक्सपेंशन को सॉलिड्स और पिछली वीडियो तक लिक्विड्स के अंदर भी डिस्कस किया है। और जो आखिरी चीज़ रह गई है वो हमारे पास गैसेस है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। और अगर इसकी रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल लें थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस की, तो ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है हीट को लेते हुए। अगर थोड़ी सी भी हीट इसको मिलती है, यानी कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन आती है हमारे पास गैस के अंदर। क्योंकि गैसेस का जो कॉफिशेंट होता है, थर्मल कॉफिशेंट, सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर इसकी एग्जांपल डेली लाइफ से लें तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब गर्मियों का मौसम आता है, यानी कि जून जुलाई का मौसम आता है, तो उसमें अक्सर जो साइकिल के टायर होते हैं या फिर मोटरसाइकिल के टायर होते हैं वो फट जाते हैं। तो हमें पता है कि साइकिल और मोटरसाइकिल के टायर के अंदर जो वो गैस भरी हुई होती है, और गर्मियों से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है उस गैस का। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि वो एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको जगह नहीं मिलती, इसलिए वो प्रेशर लगाती है हमारे टायर के ऊपर, और इसीलिए एक वक्त ऐसा आता है कि टायर जो फट जाता है। और इसी तरह के केसेस जो है वो आपने गैस के सिलेंडर्स के साथ भी सुने होंगे कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो हमारे पास सिलेंडर पड़े हुए होते हैं, जो कारों के पीछे डिग्गी के अंदर होते हैं, या फिर ऐसी कार जो सीएनजी के ऊपर चल रही होती हैं, तो वो जो सिलेंडर होते हैं वो फट जाते हैं ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो उसके पीछे भी जो रीज़न है वो यही हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस का है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है गैस का, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होती है, और एक्सपेंड होने से क्या होता है कि वो ज़्यादा प्रेशर लगाती है उस सिलेंडर के ऊपर, और जो सिलेंडर है वो फट जाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी एक्सपेंशन इन गैसेस की डेली लाइफ के अंदर। और अब जो आपकी बुक के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्होंने इसी एक्सपेंशन इन गैसेस से रिलेटेड, वो कुछ लॉज हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ है, फिर चार्ल्स लॉ है, और सबसे आखिर में जो है वो जनरल गैस लॉ या फिर जनरल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस को समझने के लिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स है। सबसे पहला जो है वो वॉल्यूम है, फिर मास, फिर प्रेशर और फिर टेम्परेचर। और इन्हीं चारों को यूज़ करते हुए, यानी कि इन्हीं का आपस में जो रिलेशन डिफ़ाइन किया है वो इस लॉज के अंदर जो है वो किया है। बॉयल्स ने जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर का हमें रिलेशन निकाल के बताया है, यानी कि अगर गैस हो आपके पास तो उसके वॉल्यूम का और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। इसी तरह जो हमारे पास चार्ल्स है, इसने वॉल्यूम और साथ ही साथ टेम्परेचर का रिलेशन निकाल के बताया कि किसी गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो है क्या रिलेशन होगा। और इसी तरह जो जनरल गैस इक्वेशन है वो इन चारों का रिलेशन जो है वो बताती है आपस में कि इन चारों का आपस में क्या रिलेशन होगा। बेसिकली इसके अंदर जो ये मास हम लोग लेते हैं ये मोल्स की फॉर्म में लेते हैं। और एक मज़े की बात ये, एक आसानी की बात ये है कि ये जो हमारे पास 2 लॉज हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये आपने शायद 9 की केमिस्ट्री के अंदर जो है वो पढ़े होंगे, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इनको समझने में। और शायद ये भी आपकी उसी 9 के अंदर जो मौजूद था, 9 क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, तो इतनी ज़्यादा जो है वो हमें परेशानी नहीं होगी इन्हें समझने में। और है भी ये जो है वो आसान है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है जो उन लोगों ने डिफ़ाइन किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। और बॉयल्स लॉ के मुताबिक ये जो 2 हमारे पास फैक्टर्स हैं, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर, इन दोनों का रिलेशन बॉयल्स ने जो वो डिफ़ाइन किया है। तो देखते हैं इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। बॉयल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ केप्ट कांस्टेंट, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। और सबसे पहले तो जो ये लॉ है ये किसने पेश किया था? रॉबर्ट बॉयल। ये इस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस लॉ को पेश किया। और ये इसकी स्टेटमेंट है जो कि हमें क्या बता रही है, ये जो हमारे पास लॉ है ये 2 हमारे पास फैक्टर्स के दरमियान है। एक फैक्टर जो है वो प्रेशर और एक फैक्टर जो है वो वॉल्यूम। गैस की प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है, ये बॉयल्स ने जो है हमें दिया था, जो कि हमें क्या बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जो हमारे पास वॉल्यूम होता है किसी गिवन मास ऑफ अ गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर इफ़ टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। कि हमारे पास गिवन मास ऑफ अ गैस हो, किसी गैस का कुछ मास दिया हो हमें, और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो क्या होगा? वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
यहाँ पे एक कंडीशन है जो कि ये है कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसी स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली ये कैसे लिखी जाएगी कि जो वॉल्यूम है किसी गिवन मास ऑफ अ गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। तो कंसीडर करो कि हमारे पास जो है वो एक सिलेंडर है और इसके अंदर जो है वो गैस मौजूद है, इसके अंदर गैस मौजूद है और इसका जो है वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यानी कि इसने जो है वो कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है, ये इसके अंदर गैस मौजूद है, ये इसका वॉल्यूम है और इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ हमने प्रेशर लगाया हुआ है, यानी कि पिस्टन के ज़रिए से कुछ प्रेशर जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये प्रेशर है इसका। और इसी तरह इसका जो टेम्परेचर है उसको T से जो है वो हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं और ये इस केस के अंदर कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो हमने चेंज नहीं होने देनी या फिर इसको चेंज नहीं करना। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो इन्वर्सली रिलेशन बनेगा और इस इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है हमें पता है कि अगर हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा। और अगर यहाँ पे हम लोग वैसे भी देखें तो अगर यहाँ से पिस्टन के ऊपर हम लोग प्रेशर बढ़ाएं तो क्या होगा कि जो पिस्टन है इस गैस को कंप्रेस कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि गैसेस के पास जो है वो कंप्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो कंप्रेस हो सकती हैं आसानी से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप होता है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो जो ये हमारे पास पिस्टन है ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा, ये इसकी नई जगह होगी और अब जो नया वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ हुआ होगा। तो इसलिए प्रेशर के बढ़ाने से, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है। और इसी तरह जैसे जैसे आप प्रेशर जो है वो हटाते जाओगे, प्रेशर कम करते जाओगे, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इस पिस्टन को जो है ऊपर की तरफ मूव करवाना स्टार्ट करते रहेंगे और उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो सिंपली ये हमें बॉयल्स लॉ जो है वो बताता है कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्रेशर के। और अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद हम लोग लेके चलें तो हमें पता है कि जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है जब ये हटता है तो एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट और 1/p। और अगर ये वाला जो p है हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी pv इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बताती है कि आप किसी भी टाइम के ऊपर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाओगे, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप K, L, M कुछ भी इसको नाम दे सकते हो, क्योंकि बुक के अंदर इन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो कांस्टेंट छोड़ रहे हैं। अब इसी चीज़ को या फिर ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास बॉयल लॉ की जनरल इक्वेशन है, ये इसी को यूज़ करते हुए हम इसके मज़ीद फार्मूले भी जो बना सकते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट को लेते हुए। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करो कि हमारे पास इनिशियली जो ये गैस थी, इनिशियल स्टेट के अंदर इसका जो वॉल्यूम था वो V1 था। अभी हमने प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ नहीं की, यानी कि ये इसी फॉर्म के अंदर मौजूद है और जो प्रेशर था वो हमारे पास P1 था। तो P1 और V1 का जब हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। इस इक्वेशन को देखते हुए हमने ये वाली चीज़ बताई, तो इसको इस इक्वेशन को जो वो नाम दे दो कि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास 2 है। इसी तरह अब क्या करो कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो बढ़ा दो, यानी कि चेंज कर दो, जो कि हमें किस तरफ लेके जाएगी, फाइनल स्टेट की तरफ। तो यहाँ पे लिखो कि फाइनल स्टेट के अंदर हमने क्या किया कि प्रेशर की वैल्यू जो वो इंक्रीज़ कर दी। तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि पिस्टन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से जो है वो गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ लिखो कि ये इसके अंदर जो प्रेशर की वैल्यू है वो P2 हो गई और इसी वजह से जो ये वॉल्यूम है इसका, जितनी ये जगह घेर रहा होगा वो भी कम हो जाएगी, वो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, V2 के। तो अगर इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों फैक्टर्स को इस वाली इक्वेशन से रिलेट करके यहाँ पे बनाएं तो वो इसी तरह से बनेगा कि P2 और V2 का भी अगर आप आपस में प्रोडक्ट लोगे, यानी कि इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाओगे, तो इसका भी आंसर जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ये वाली जो इसकी जनरल इक्वेशन है ये हमें यही बता रही है। तो ये जो है वो हमारे पास फ़र्ज़ करो कि इक्वेशन नंबर जो है वो ये 3 है और ये वाली जो थी ये हमारे पास 2 थी। तो अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करवाएं, कंपेयर इस तरह से कि इसकी जो राइट हैंड साइड है और इसकी जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल हैं, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है और ये दोनों कांस्टेंट जो है वो सेम है, क्योंकि ये हमारे पास जो गैस है वो सेम है और कांस्टेंट
ऐसी किसी एक गैस के लिए जो वो कांस्टेंट सेम होता है, आप उसकी फाइनल स्टेट लो, इनिशियल लो, दरमियान वाली लो या कोई सी भी लो, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे कंपेयर करवा सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो एक चीज़ है, कंपैरिजन मेथड है, जिसके ज़रिए से जो हम लोग इक्वेशंस को कंपेयर करवाते हैं। और इसकी अगर एग्जांपल लेनी है तो पहले भी हमने शायद कंपैरिजन मेथड किया हुआ है फिज़िक्स के अंदर भी पीछे, कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास x जो है वो 3 के इक्वल है और इसी तरह जो y है वो भी 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इस इक्वेशन से, इन दो इक्वेशन से जो है हमें क्या बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि x जो है वो y के इक्वल है। अगर x भी 3 के इक्वल है, y भी 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास x है वो y के इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। और इसी को जो वो कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कि फ़र्ज़ करो कि P1 और V1 का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट की इक्वल आ रही है। और इसी तरह जो P2 V2 है, यानी कि जो फाइनल स्टेट के अंदर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू थी और वॉल्यूम की वैल्यू थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर माने तो वो भी एक कांस्टेंट की इक्वल आ रही है, जो कि यही वाला कांस्टेंट है। तो राइट हैंड साइड दोनों की सेम है। अगर इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3 हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो ये भी इसका जो है वो एक फार्मूला बन सकता है, जो कि हमारे पास बॉयल्स लॉ से आया है कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आप इसको जो है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। कि फ़र्ज़ करो कि आपसे पूछा जाए कि हमारे पास जो था पहले स्टेट के अंदर या इनिशियली जो था वो कोई किसी सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो V1 था और उसका जो प्रेशर था वो P1 था। वॉल्यूम V1 था, जो प्रेशर था इस वक्त वो P1 था। और बताओ कि अगर हम इसका प्रेशर जो है वो P2 कर दें, यानी कि इसके ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ा दें और जो प्रेशर है वो P2 बन जाएगा, तो अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। ये जो V2 है, जो नया प्रेशर है, नया वॉल्यूम आएगा इसकी वैल्यू बताओ कि ये कितनी होगी। यानी कि ये वाली सारी गिवन हो, ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, और एक आपसे पूछ ली जाए तो आप जो है वो आसानी से ये वाला फार्मूला यूज़ करके बता सकते हो। इन चारों में से कोई एक चीज़ वो जो है वो पूछ सकते हैं और तीन चीज़ें जो है वो आपको दी भी होंगी। तो ये वाला फार्मूला लगा के आप आसानी से जो है वो ये इस फार्मूले की मदद से वैल्यूज़ निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा गया है न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये इसका जो है वो फाइनल हमारे पास एक फार्मूला है, जो कि बॉयल्स लॉ का है। और बॉयल्स लॉ सिर्फ यहाँ तक था, इन दोनों का रिलेशन जो कि इन्वर्स आपस में जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और प्रेशर। और इसको काफ़ी अच्छे से जो हमने समझ लिया। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो कर्व आता है। कर्व इसलिए कि जो दोनों चीज़ें हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने पीछे भी कई बार देखा कि जो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें होती हैं उनका जो ग्राफ है वो हमारे पास कर्व की फॉर्म में आता है। तो अगर ग्राफ की बात करें और ग्राफ को बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आपको बुक के अंदर भी जो ग्राफ मिलेगा वो इसी तरह कर्व के अंदर मिलेगा। कि अगर आप यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम रखो और यहाँ पे जो प्रेशर रखो, तो इसका जो ग्राफ है वो आपके पास इस तरह से कर्व में आएगा। यानी कि जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है ये आपस में इन्वर्स रिलेशन में है। तो फ़र्ज़ करो कि शुरू में जो गैस का वॉल्यूम था वो यहाँ पे था और जो इसका प्रेशर था वो यहाँ पे था। अब अगर आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे इस तरह से, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज़ होता जाएगा। तो यही जो हमारे पास इसका ग्राफ है वो हमें ये बता रहा होता है कि वॉल्यूम अगर शुरू के अंदर यहाँ पे तो इसका प्रेशर जो है वो यहाँ पे, और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसके प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाओगे, तो वॉल्यूम के अंदर जो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ आता जाएगा। ये फिर ये वॉल्यूम जो है वो इसका आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। और इसको ग्राफ के ऊपर इसी तरह से शो करते हैं कि कर्व, यानी कि एक हाइपरबोला जो है वो बनाते हैं हम लोग। और ये कर्व जो है वो ये शो कर रहा होता है कि जो हमारे पास रिलेशन इन दोनों के दरमियान ये इन्वर्स रिलेशन है। तो ये था हमारे पास बॉयल्स लॉ। और इसी तरह फिर हम लोग आगे चार्ल्स लॉ की तरफ भी बढ़ते हैं। और इसके अंदर चार्ल्स लॉ के अंदर जो उसने दो फैक्टर लिए या दो वेरिएबल लिए, वो यही वॉल्यूम और साथ में टेम्परेचर को लिया। और चार्ल्स ने क्या किया, उसकी भी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इसी तरह से है। और सिर्फ जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं वो यहाँ पे है कि ये जो प्रेशर है वो अब यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा और जो टेम्परेचर है वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी जो नीचे इसके फार्मूले हैं इनिशियल फाइनल वाले, ये सब चीज़ें जो वो चेंज होंगी और साथ ही साथ ग्राफ भी जो वो चेंज होगा।
तो इसका जो सबसे पहले तो इसका जो साइंटिस्ट था उसका जो नाम है हमारे पास वो क्या है, जैक्विस चार्ल्स। तो ये हमारे पास जैक्विस चार्ल्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस लॉ को पेश किया, और इसी के नाम के ऊपर हमारे पास ये लॉ जो है वो बना, जिसे हम लोग चार्ल्स लॉ बोलते हैं। और इसकी अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक इसने कौन कौन से दो वेरिएबल लिए, कौन कौन से दो फैक्टर लिए, वॉल्यूम और साथ में टेम्परेचर, इन दोनों के रिलेशन को जो उसने बताया। और इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अगर आपके पास कोई गिवन मास ऑफ अ गैस हो तो वो किसके इक्वल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टेम्परेचर। प्रेशर की जगह यहाँ पे जो टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है किसी गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जो प्रेशर है वो आप कांस्टेंट रखो, तो प्रेशर को अगर ना छेड़ो तो जो हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन होगा ये डायरेक्ट होगा। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है वो एक वही सिलेंडर है, और इस बार जो है वो हमने प्रेशर को नहीं छेड़ना ऊपर से, यानी कि प्रेशर की वैल्यू जो वो कांस्टेंट रखनी है जितनी अभी फ़िलहाल है। तो इस केस के अंदर ये P है, और यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि ये पूरे का पूरा यहाँ पे गैस मौजूद है, और इसका जो ये पूरे का पूरा वॉल्यूम है इसको हम लोग V से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ये V है वॉल्यूम है इसका, और इसका कुछ ना कुछ जो है वो टेम्परेचर है जिसको हम लोग T से डिनोट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, यानी कि इस लॉ को देखते हुए, अगर यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करें तो चार्ल्स लॉ में क्या बताता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और अगर इसको समझें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी हमें पता है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करोगे तो जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि एक चीज़ को इंक्रीज़ करें तो दूसरी चीज़ भी जो वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो। और अगर इस चीज़ को देखें यहाँ पे, तो वैसे भी देखने से भी यही बात समझ में आ रही है कि अगर इस गैस का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, और टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज़ होगा, हीट देने से। तो इसका मतलब अगर हम इसको हीट देना स्टार्ट करें इस वाली गैस को, तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर के बारे में हमने यही पढ़ा था पीछे कि जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की। तो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे ज़्यादा, और वॉल्स के ऊपर भी लगाएंगे, इसलिए जो है ये पिस्टन को मूव करवा देंगे ऊपर की तरफ, और इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, और ये जितनी जगह घेरना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा होगी, यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो इसका ज़्यादा होगा। तो ये सिंपली हमारे पास चार्ल्स लॉ है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होता है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है आपस में वो किसके बराबर है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसको भी हम उसी तरह इनिशियल और फाइनल स्टेट की तरह लेके चलें, बॉयल्स लॉ की तरह, और आखिर में एक फार्मूला बनाएं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है ये हटेगा तो क्या आएगा, एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट, और जो टी है वो अपनी जगह पे। अब अगर ये जो टी है इज इक्वल टू किस तरफ लेके आए हम लोग, तो वी और टी जो है इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट एज इट इज़। ये हमारे पास जो है वो इसकी जनरल इक्वेशन है जो कि किसके बराबर है कि वॉल्यूम का और टेम्परेचर का अगर आप लोग रेशो लोगे, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करवाओगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आएगी। अब इसी तरह अगर फ़र्ज़ करो कि इनिशियली हम लोग इन दोनों की जो वैल्यू है इनिशियल स्टेट के अंदर वो इस तरह से लें कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो V1 है, और टेम्परेचर जो है वो T1 है, और प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, वो उसको नहीं छेड़े इसके अंदर। अगर उसको छेड़ेंगे तो ये वाला लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू इनिशियली जो है वो T1 और V1 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इस जनरल वाली इक्वेशन से देख के इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, V1 अपॉन T1 जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा, यानी कि इन दोनों का रिलेशन जो है या फिर इन दोनों का जो रेशो है
वो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू देगा, यानी कि एक कांस्टेंट देगा। और इसको जो है वो आप बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर जो है वो 2 है हमारे पास, या फिर 1 है, या फिर कुछ भी है। और फिर क्या करो कि फाइनल स्टेट के लिए आप इस तरह से इसको कंसिडर करो कि इसका टेम्परेचर जो है वो गैस का इंक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि ये जो हमारे पास पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, और ऊपर की तरफ जब मूव करेगा तो जो इसकी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ से पूरा यहाँ तक आ गया है, तो ये इसका V2 है। और इस केस के अंदर जो इसका टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज़ हो गया था। तो जो हमारे पास फाइनल स्टेट के अंदर इनकी वैल्यूज़ होंगी वो क्या क्या होंगी फाइनल स्टेट के अंदर? फाइनल स्टेट के अंदर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी V2 और अपॉन में T2, और ये भी एक कांस्टेंट की इक्वल आएगी। और इसको बोलो कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 3 है, ये 2 है और ये 3 है। और हुआ क्या कि शुरू के अंदर इनिशियली जो थी वो ये जो पिस्टन था वो यहाँ पे था और इसका जो वॉल्यूम था वो ये था। फिर क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया हमने, यानी कि हीट दी है, कुछ भी इस तरह का कोई चीज़ की कि जिससे इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे, और इस पिस्टन को जो है वो उठा के यहाँ तक ले आएंगे, यानी कि प्रेशर इसके ऊपर लगाएंगे, और जो पिस्टन है वो यहाँ तक आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब जो इसका फाइनल वॉल्यूम है वो V2 के इक्वल चला जाएगा। और जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हुआ है, तो इसका मतलब वो जो है T2 पे चला गया है। तो उसका रेशो भी जो हमें कांस्टेंट की वैल्यू देगा। इस जनरल वाली इक्वेशन को हमने देख के ये बात बताई। अब अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3, 2 एंड 3, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करें या फिर इन दोनों को कंपेयर करें जैसे पीछे वाली बॉयज़ लॉ के अंदर की थी, तो जो फाइनल चीज़ हमारे पास बनेगी वो बनेगी V1 अपॉन T1 जो है वो इक्वल है V2 अपॉन T2 के। ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन है, और इसको भी आप न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह कि आपको 3 जो है वो फैक्टर्स के, ये 3 चीज़ों की वैल्यूज़ गिवन हो और आपसे एक पूछ ली जाए। जैसे कि फ़र्ज़ करो कि आपको सिलेंडर के अंदर जो है वो एक गैस मौजूद थी पहले, और आपको बोला जाए कि इसका जो टेम्परेचर था शुरू के अंदर वो 3 था, और जो इस वक्त इसका वॉल्यूम था वो आपके पास जो वो 4 DM³ था। यहाँ पे केल्विन कर दो, और फिर हमने क्या किया कि इसका जो टेम्परेचर था सेल्सियस कर दो, और फिर इसका जो हमने क्या किया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करके कहाँ तक ले गए, फ़र्ज़ करो कि 20 डिग्री सेल्सियस तक जो वो इसको ले गए। तो 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको लेके गए तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए जो वो इसका वॉल्यूम बता सकते हैं। ये वाले फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ डालो, और जो आपके पास फाइनल वॉल्यूम आएगा इस वाली गैस का, आप इस तरह से बता सकते हो। ये एक एग्जांपल है। तो आपने क्या करना है कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ उठा के इस वाले फार्मूले के अंदर डालो, तो V2 की वैल्यू जो वो आसानी से निकल आएगी। वो डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो किस तरह का डाटा दिया हुआ है या फिर क्या पूछा हुआ है। तो आप इस वाले फार्मूले को भी जो है वो आसानी से यूज़ कर सकते हो। जो हमारे पास चार्ल्स लॉ था वो सिंपली यहाँ तक था कि जो रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का वो डायरेक्ट है, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होता है। और अगर इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें तो ग्राफ के ऊपर जो इसकी हमारे पास वैल्यू आती है, फिर जो ग्राफ के अंदर हमारे पास चीज़ आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि फ़र्ज़ करो कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जो है वो टेम्परेचर को लिया हुआ है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो हमने वॉल्यूम को लिया हुआ है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमारे पास टेम्परेचर है, और जो वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास फैक्टर है, फिर जो चीज़ है वो वॉल्यूम है। ये ओरिजिन है, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसके बाद यहाँ से जो वो स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे जो हमारे पास माइनस में स्टार्ट हो रही है, यानी कि -1 2 3 4 5 6 7, और जो टेम्परेचर है वो हमने सेल्सियस के अंदर लिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस के अंदर। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम, फ़र्ज़ करो कि गैस का जो वो कुछ वॉल्यूम है और टेम्परेचर जो है उसका कुछ 3 4 5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से जो है वो कुछ इस तरह से पॉइंट जाएगा, और इसी तरह टेम्परेचर जिस तरह बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज़ करते जाओगे, तो जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये वॉल्यूम की वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे होगा, फ़र्ज़ करो कि ये जो है 2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस, और इस तरह से इसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 4 5 और इस तरह से ऊपर करते हुए जा रही हैं।
तो हमें पता है कि 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हमारे पास टेम्परेचर होगा किसी गैस का, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कुछ ना कुछ होगा। फ़र्ज़ करो कि वो यहाँ पे 1 पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इसी तरह जो है वो हम लोग अगर इस टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे, तो हमें पता है कि वॉल्यूम भी जो वो इंक्रीज़ होगा। तो वाई एक्सिस पे जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। इस टेम्परेचर के अगर ऊपर हम लोग आए, 2 से बढ़ के यहाँ तक गए, इसके ऊपर जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह अगर पीछे की तरफ जाएं 1 डिग्री सेल्सियस या फिर इस तरह से पीछे 0 की तरफ जाएं, तो जो 0 के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी इस वॉल्यूम की, वो कुछ ना कुछ होगी। वो भी फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है वो इसका वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, इस वाले पॉइंट के ऊपर आ रहा है। क्योंकि हमें पता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी हमारे पास टेम्परेचर हो तो गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होता है, गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता है। तो इसका जो हमारे पास लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। जो हमारे पास लाइन है वो कुछ इस तरह से, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या शो कर रही होती है कि जो रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ये डायरेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट रिलेशन के अंदर हमें ग्राफ पे जो वैल्यू मिलती है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इसी तरह जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू होती है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ग्राफ के ऊपर अगर आप उसकी वैल्यूज़ को पुट करो तो वो एक कर्व देगा आपको। और ये कर्व यही बता रहा होता है कि जो हमारे पास रिलेशन है दो चीज़ों के दरमियान वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर स्ट्रेट लाइन आए तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज़ करते जाओगे तो ये जो हमारे पास y की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि टेम्परेचर कम करें, -1 में चले जाए, -2 -3, और करते करते इसी तरह से पीछे अगर हम लोग लेके जाते जाएँ इसको, तो हमें पता है कि वॉल्यूम की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। तो क्या हुआ कि इसकी वैल्यूज़ को जब हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया और करते आखिर में हम लेके गए, तो एक वक्त ऐसा आया कि y की वैल्यू जो वो 0 हो गई। इस वाली एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 हो जाती है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वॉल्यूम था गैस का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको जो गाइड है या फिर जो बुक है उसके अंदर मिलेगी। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का क्या मतलब होता है कि जिसके ऊपर थ्योरेटिकली किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम जाके 0 हो जाए। यानी कि हमने जो रिलेशन पढ़ा है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वो क्या पढ़ा है कि ये डायरेक्ट है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। और वॉल्यूम कितना कम हो सकता है? वॉल्यूम कम इतना हो सकता है कि वो ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल। तो इसलिए जब इस वाली वैल्यूज़ को हम लोगों ने ग्राफ के अंदर पुट किया तो क्या देखा कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। और ऐसा रियल के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली, यानी कि सिर्फ यहाँ पे ग्राफ के अंदर हमें ये चीज़ शो होती है। रियल के अंदर ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आइडियल गैस यानी कि जो इमेजिनरी गैस होती है, जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए या फिर सिर्फ यहाँ पे जो स्टडी करने के लिए जो है वो सपोज करते हैं, वही जो है वो हमें ये सिर्फ वैल्यू दे रही होती है। यानी कि सिर्फ पेज के ऊपर या फिर इसी तरह स्टडी के अंदर जो है वो ये वाली वैल्यू आती है एब्सोल्यूट ज़ीरो की। ये रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं होती। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारे पास आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाए, और इसकी जो वैल्यू है सेल्सियस के अंदर वो कितनी है, -273 डिग्री सेल्सियस। या फिर इस वाली वैल्यू को हमने क्या बोला था कि ये जो है ये 0 केल्विन होता है। जब हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे तो इस तरह की चीज़ जो है वो वहाँ भी हमने बनाई थी कि केल्विन ने जो अपना 0 लिया था वो किसको लिया था, वो इस पॉइंट को लिया था कि जिस पॉइंट के ऊपर गैस का वॉल्यूम जाके 0 हो जाता है। और केल्विन का जो हमारे पास स्केल है वो स्टार्ट भी यहीं से होता है, इस वाले एब्सोल्यूट ज़ीरो से। यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो 0 केल्विन होती है। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर किसी आइडियल गैस का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो जाके 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो चार्ल्स लॉ था, और ये इसका ग्राफ था, और कुछ एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली। तो चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन, जो कि डायरेक्ट रिलेशन है। अब आखिरी जो चीज़ रह गई है वो हमारे पास जनरल गैस लॉ है। और जनरल गैस लॉ या फिर जनरल गैस इक्वेशन हमें क्या बताती है, वो इन चारों के चारों चीज़ों का, यानी कि वॉल्यूम का,
और इसी तरह जो है वो मास जो कि हम लोग जो है वो मोल्स के अंदर लेते हैं, मास को मोल्स के अंदर लेते हैं। और इसी तरह टेम्परेचर और प्रेशर, इन सब का जो है वो आपस में क्या रिलेशन है, या फिर इन सब चीज़ों को वो एक ही इक्वेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ज कर देती है, यानी कि कंबाइन कर देती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल गैस लॉ और फिर देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो जनरल गैस इक्वेशन के अंदर हम लोग करते क्या है कि हमने जितने भी पीछे रिलेशन पढ़े हैं बॉयल्स लॉ के और चार्ल्स लॉ के, इनको कंबाइन कर देते हैं। तो बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, हमारे पास जो है वो एक और इक्वेशन या फिर एक और फॉर्म बन के आ जाती है। सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या जो थी वो रिलेशन था, क्या रिलेशन था इसका, या फिर इसने जो है वो क्या रिलेशन दिया था, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और जो हमारे पास चार्ल्स लॉ था, इसने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टेम्परेचर के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये भी वॉल्यूम का रिलेशन है और ये भी वॉल्यूम का रिलेशन है, तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, T/P। और इस तरह का काम जो हम लोग पहले भी पीछे भी करते हुए आ रहे हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर किया था कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। कंबाइनिंग बोथ जो है वो हमें जो चीज़ मिली थी वो इस तरह से मिली थी। इसी तरह यहाँ पे भी है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टेम्परेचर की। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी या जो चीज़ हमें मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। ये वाला रिलेशन जो कि जनरल रिलेशन है, इन तीन चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने भी हमें पता है कि एक इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा और साथ में टी और अपॉन पी जो है वो एज इट इज़। और यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ है वो आर है, और आर के साथ हम लोग एन भी लगाते हैं, क्योंकि जो मास होता है इसके अंदर जो ये एन है, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर दें कि एन जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स है, और नंबर ऑफ़ मोल्स हमने जो है वो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर मास को बताने के लिए जो वो लिए हैं, क्योंकि जो मास होता है वो भी डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि आप मास इंक्रीज़ करोगे तो ये जो चीज़ें इनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, इन दोनों के ऊपर मास भी जो है वो डिपेंड करता है इन दोनों के रिलेशन को, या फिर ये वाले रिलेशन को भी बताने के लिए और ये वाले रिलेशन को भी बताने के लिए। क्योंकि मास अगर ज़्यादा होगा तो जो ये वाले हमारे पास रिलेशन है ये उससे अफेक्ट होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे मास को भी कंसीडर करते हैं, और वो एज अ कांस्टेंट यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे होते हैं, क्योंकि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर आपके पास कोई गैस है तो उसका मास जो है वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ कर दिया फिर प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप मास को इंक्रीज़ करोगे, मास ज़्यादा डालोगे यानी कि ज़्यादा गैस लोगे, तो जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, यानी कि जो इन दोनों का जो रिलेशन होगा इसके बाद जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो चेंज होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी हमने जो है वो मास को कंसीडर किया है। और इसी तरह जो हमारे पास आर है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन के इक्वल होती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट के अंदर हम लोग पुट करें तो जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, V इज इक्वल्स टू एन और साथ में R इंटू टी और अपॉन में P। तो इसी तरह अगर ये वाला जो P है ये हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर इन पूरी की पूरी वैल्यूज से जो वो डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको अगर यहाँ से हम लोग दोबारा से लिखें तो ये जो P है ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा, यहाँ पे आके P से V से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो बनेगी PV इज इक्वल्स टू nRT। और इस इक्वेशन को हम लोग जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इस वाली इक्वेशन को हम लोग जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास चारों के चारों जो फैक्टर्स थे, चारों के चारों जो वेरिएबल्स थे वो आ रहे हैं। प्रेशर भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, इसी तरह ये मास की जगह पे हमने नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर किया हुआ ये भी आ रहा है,
और साथ साथ टेम्परेचर भी आ रहा है। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और साथ ही साथ सबसे आखिर में कंबाइन कर दिया इन सारे के सारे रिलेशंस को एक ही इक्वेशन के अंदर, जो कि जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।